गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी को। भूमध्य सागर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। चाहे हम सभ्यताओं की बात करें, मिस्र की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, इसके अलावा रोमन साम्राज्य यहाँ खूब फला फूला। अगर हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक, सांस्कृतिक, बहुत महत्व वाला ये क्षेत्र रहा है भूमध्य सागर और इसके आसपास का एरिया। व्यापार की दृष्टि से एक तरफ अटलांटिक महासागर, लाल सागर, स्वेज कैनाल के थ्रू लाल सागर और फिर हिंद महासागर, एक तरफ काला सागर, तो व्यापार की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन जब नए जलीय मार्गों को खोज लिया गया था उस समय इस क्षेत्र का महत्व कम हो गया था। लेकिन फिर जैसे ही स्वेज कैनाल 1869 में बनकर तैयार हुई, फिर से इस क्षेत्र का महत्व व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। आज हम मेडिटेरियन सी को डिटेल में जानेंगे क्योंकि उतना ही महत्वपूर्ण ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूमध्य सागर के जिन देशों का तट लगता है उनसे क्वेश्चन, भूमध्य सागर के अंदर जो सागर स्थित हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूमध्य सागर में जो जल संधियां हैं, स्ट्रेट्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे इसमें जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है उससे क्वेश्चन। इसके अलावा लवणता कहाँ पे कम है, कहाँ ज़्यादा है, क्योंकि भूमध्य सागर का फैलाव पश्चिम से पूर्व लगभग 4000 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण अगर हम फैलाव देखें तो लगभग 800 किलोमीटर। तो ये एरिया इतना ज़्यादा बड़ा होने की वजह से यहाँ पे कहाँ पे बारिश कम होती है, कौन से तटों पे बारिश ज़्यादा होती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत बार सैलिनिटी से, लवणता से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के लिए कहा जाता है कि ये सागर ब्रीदिंग करता है, श्वसन क्रिया होती है। तो आज हम जानेंगे कैसे इनहेल और एक्सहेल करता है भूमध्य सागर। तो इन सबको हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले भूमध्य सागर क्या है? एक अंतर महाद्वीपीय सागर है। महाद्वीपों के बीच में इसकी स्थिति होने की वजह से ये एक अंतर महाद्वीपीय है। यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। इसी वजह से दो महाद्वीपों को अलग करने की वजह से जिब्राल्टर जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और काफी बार क्वेश्चन रिपीट में भी पूछा जाता है। पश्चिम में भूमध्य सागर के अटलांटिक महासागर लगता है। मैप के थ्रू हम पूरा देखते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे। पूर्व में एशिया तक इसका फैलाव है। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार को देखें, अक्षांशीय और देशांतरीय, तो अगर हम देख रहे हैं अक्षांशीय विस्तार को तो यहाँ पे ये लीबिया देश के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे, अगर नीचे स्तर को हम देखें तो यहाँ पे है लीबिया के पास, और सबसे उत्तरतम बिंदु को देखें तो यहाँ पे एड्रियाटिक सी में ऊपर, यहाँ पे क्रोएशिया के पास। ये वाली जो हमने कहा, ये वाली जो लंबाई है अगर हम किलोमीटर में देखें तो लगभग है 800 किलोमीटर। अगर अक्षांशीय विस्तार को हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री 30th डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और यहाँ पे 46 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। अगर हम देखें कि पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका विस्तार, तो वैसे ये उत्तर से दक्षिण अगर विस्तार देख रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 46 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। पूर्व पश्चिम में देखें तो वैसे तो ये लगभग पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका पश्चिमी गोलार्ध में भी आता है। इसलिए आपको देशांतरीय विस्तार भी पता होना चाहिए। यहाँ से गुजरती है जो 0 डिग्री देशांतर है वो, और 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ का पूरा जो भूमध्य सागर है वो पूर्वी देशांतर में आता है, और 0 डिग्री के पश्चिम में कुछ हिस्सा आपको जिब्राल्टर जलसंधि तक जो दिखाई दे रहा है ये आता है पश्चिमी देशांतर में। तो इसका देशांतरीय विस्तार जो है उस पर आप थोड़ा सा गौर करना। 5 डिग्री 50 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर के और यहाँ पे 36 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में है लेकिन पूर्वी गोलार्ध में ज्यादातर हिस्सा है, पश्चिमी गोलार्ध में भी थोड़ा हिस्सा आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके विस्तार को हम देख भी लेते हैं। 30 डिग्री से लेकर 46 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है और 5 डिग्री 50 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर फिर आती है 0 डिग्री और फिर हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 36 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच भूमध्य सागर की स्थिति है। इसकी सीमा जो है वो पश्चिम में जिब्राल्टर जलसंधि से लेकर के, जलसंधि जिसको जल डमरू मध्य भी कह दिया जाता है। जल संधि का काम ही क्या होता है? दो वाटर बॉडीज को, दो जल निकायों को आपस में जोड़ना
और 2 लैंड एरिया को, 2 स्थल भागों को, भूभाग को अलग करना। तो जल संधियां जो भूमध्य सागर के अंदर हैं, कौन से द्वीपों को अलग करती हैं, कौन से सागरों को आपस में जोड़ती हैं, जिनको हम डिस्कस करने भी वाले हैं। और जिब्राल्टर जल संधि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये 2 महाद्वीपों को अलग कर रही है, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप के देश स्पेन को अफ्रीका के देश मोरक्को से अलग करती है, और ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। इसकी सीमा जिब्राल्टर जलसंधि से लेकर टर्की के दक्षिणी पश्चिमी तट पर जो स्कैंड्रन की खाड़ी है वहां तक इसका लगभग विस्तार है 4000 किलोमीटर। और अगर उत्तर दक्षिण किलोमीटर में हम देखें तो क्रोएशिया के सुदूर दक्षिणी तटों को और वहां से लेकर लीबिया के इसकी औसत जो लंबाई है वो लगभग उत्तर से दक्षिणी सीमा लगभग 800 किलोमीटर है। भूमध्य सागर का जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी छोर जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के संकीर्ण और उथले चैनल के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। यहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि, नीचे आपको देश दिखाई दे रहा है मोरक्को जो कि अफ्रीका का है, और यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है स्पेन। एक बात और ध्यान देनी है, जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो मैप के थ्रू ही दूर हो सकता है। जैसे बहुत बार लग सकता है कि यहाँ पे पुर्तगाल भी है, यहाँ पे स्पेन भी है, तो हो सकता है ये कंफ्यूजन जब हम मैप नहीं देखते तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि शायद भूमध्य सागर की सीमा पुर्तगाल के भी लगती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगती है। पुर्तगाल आप देख पा रहे हैं, ये जिब्राल्टर जल संधि और पुर्तगाल कितना अलग रह गया है। हाँ, पुर्तगाल की ये बाउंड्री अटलांटिक महासागर के जरूर लग रही है, लेकिन भूमध्य सागर के नहीं लगती। कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर हम पश्चिम में भूमध्य सागर के लगने वाले देशों की सीमा देखें तो स्पेन से, और यहाँ पे नीचे अफ्रीका के अंदर मोरक्को से। तो पश्चिम में स्पेन और मोरक्को से आपको इसकी जो बाउंड्री लगती है जिन देशों की, वो ध्यान रखना है, पुर्तगाल के नहीं लगती है। यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, और यहाँ पे भूमध्य सागर के अंदर सागर हैं जिनमें से एल्बोरन सी है यहाँ पे। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, ऑप्शन दिए जाएं कि जिब्राल्टर जल संधि एल्बोरन सी को, एल्बोरन सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। और अगर एल्बोरन सी की जगह भूमध्य सागर दिया हुआ हो कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तब भी ये ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि भूमध्य सागर का ही एक सागर है एल्बोरन सी, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर के जितनी जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है, उतनी ही डोर्डनलेज और बास्पोरस, ये दोनों जल संधियां भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मेडिटेरियन सी का भूमध्य सागर का पूर्वी हिस्सा है, आप कह सकते हैं ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे ये देश ऊपर आपको टर्की दिखाई दे रहा है, टर्की जो पार्ट में टूटा हुआ, देखिए ऊपर भी यहाँ पे भी टर्की है और ये पूरा देश टर्की है। ऊपर इसके क्या है? काला सागर है, काला सागर के दक्षिण में टर्की है, टर्की के अंदर ही यहाँ पे मरमरा सागर है। ये मरमरा सागर जो है वो काला सागर और भूमध्य सागर दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। मरमरा सागर यहाँ पे है भूमध्य सागर का एजियन सागर। भूमध्य सागर के अंदर के सागरों को, जो 15 इंपॉर्टेंट सागर हैं, उनका नाम और उनकी लोकेशन हम ध्यान भी करने वाले हैं, देखने भी वाले हैं मैप में। तो यहाँ पे है एजियन सागर, ठीक है। एजियन सागर को मरमरा सागर जोड़ने वाली जो जल संधि है ये है डोर्डनलेज। एजियन सागर भूमध्य सागर का ही एक सागर है, इसको मरमरा सागर से जोड़ने का काम करती है डोर्डनलेज। इसके बाद में मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ने का काम करती है बास्पोरस। तो बास्पोरस, डोर्डनलेज, जिब्राल्टर, 3 ये जल संधियां ध्यान रखनी है। इसके अलावा बोनिफेसियो, मेसिना और ओट्रांटो, ये 3 जल संधियां और हैं। 6 जल संधियां आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उत्तर पूर्व में बात करें, अगर भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व की बात करें तो डोर्डनलेज, मरमरा सागर और बोस्पोरस जो जल संधि है, इसके माध्यम से काला सागर से भूमध्य सागर जुड़ा हुआ है। दक्षिण पूर्व की बात करें, दक्षिण पूर्व की अगर बात करें तो स्वेज नहर के द्वारा ये लाल सागर से जुड़ता है, और लाल सागर क्योंकि हिंद महासागर का ही एक सागर है तो हिंद महासागर से जुड़ जाता है। तो भूमध्य सागर एक ऐसा सागर जो अटलांटिक महासागर से जुड़ रहा है, हिंद महासागर से जुड़ रहा है। इसके ऊपर भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप आ रहा है, और आप कह सकते हैं यूरेशिया महाद्वीप, क्योंकि यूरोप और एशिया का तो प्राकृतिक विभाजन होता है, वैसे तो दोनों अलग होते ही नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से विभाजित है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, जिसमें हम पढ़ते हैं यूराल पर्वतमाला को,
को हम पढ़ते हैं कि कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करती है। तो यहाँ पे यूरेशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप दोनों ध्यान रखने हैं। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों के बीच स्थिति है भूमध्य सागर की। और आप कह सकते हैं कि जिब्राल्टर वाला हिस्सा आप छोड़ दें तो ऐसे में लगभग ये चारों तरफ से जो है वो भूभाग से घिरा हुआ एक सागर है, भूमध्य सागर। 3 जल संधियां और हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। अभी हमने बात कर ली है बॉस्फोरस की, डोर्डनलेज की और जिब्राल्टर की। देखिए यहाँ पे इटली के पास में यहाँ पे है कोर्सिका, एक आइलैंड दिखाई दे रहा है आपको, ये फ्रांस का है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है सार्डिनिया, सार्डिनिया है इटली का द्वीप। इस कोर्सिका और सार्डिनिया को अलग करने का काम करती है यहाँ पे जल संधि है बोनिफेसियो, बोनिफेसियो जल संधि है यहाँ पे। इसके अलावा इटली की मुख्य भूमि और इटली का ही एक द्वीप सिसिली, इन दोनों को अलग करने का काम करती है मेसिना जल संधि। मेसिना कौन से 2 सागरों को जोड़ती है? आयोनियन सागर को टायरेनियन सागर से जोड़ती है। इटली के साथ आपको 3 सागर ध्यान रखने हैं। इटली की जब आप मैप को और इसकी जो स्थिति है उसको बार बार देखते हैं तो तीनों सागर को साथ में देखा करिए। जब हम बात कर रहे हैं इटली के पूर्व की, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एड्रियाटिक सागर। इटली और बाल्कन के बीच में यहाँ पे एड्रियाटिक सी है। बाल्कन, जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो बाल्कन क्षेत्र के बिना ये पूरा हो ही नहीं पाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये बाल्कन आपको दिख रहा है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी। इटली के अगर हम पश्चिम की बात करें यहाँ पे है टायरेनियन सी। इटली के दक्षिण की बात करें यहाँ पे आयोनियन सी। तो जब भी आप इटली का मैप देखें, जब भी आप भूमध्य सागर को देखें तो एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी और टायरेनियन सी, इन 3 सागरों को कंटिन्यूअस मैनर में मैप में देखा करिए। जब भी क्वेश्चन आपको मैप से पूछे जाते हैं, लोकेशन से पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर याद करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप बार बार मैप को देखें। तो मैप को देखने से वो इमेज आपके माइंड में आ जाती है और फिर आप क्वेश्चन में किसी तरह का कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होता है। इसके अलावा मेसिना के अलावा एक जल संधि और ध्यान रखनी है, ये इटली और यहाँ पे आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ने का अल्बानिया और इटली के बीच में यहाँ पे है ओट्रांटो जल संधि, ओट्रांटो जल संधि। तो बोनिफेसियो, मेसिना, ओट्रांटो, 3 ये ध्यान रखनी है। 6 जल संधियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे टायरेनियन बेसिन, ये आपको टायरेनियन बेसिन दिखाई दे रहा है। टायरेनियन बेसिन यानी भूमध्य सागर का जो वह हिस्सा जो टायरेनियन सागर के रूप में जिसे हम जानते हैं, इटली और सार्डिनिया और कोर्सिका द्वीपों के बीच में स्थित है। इटली, ये इटली का ही सिसिली द्वीप है, ये इटली का ही सार्डिनिया, और ये फ्रांस का है कोर्सिका द्वीप। तो कोर्सिका, सार्डिनिया और इटली, इन तीनों के बीच में स्थिति है टायरेनियन सागर की। अब आयोनियन सागर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इटली, और ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीस। ग्रीस भी इस तरह से कि नीचे भी इसके आइलैंड है। यहाँ पे ग्रीस की राजधानी एथेंस है, ये इस तरह से ग्रीस है। अब यहाँ पे ग्रीस और इटली के मध्य स्थित है आयोनियन सागर, लेकिन ग्रीस के भी और इटली दोनों के दक्षिण में। तो यहाँ पे आयोनियन बेसिन, जिसे हम जानते हैं आयोनियन सागर के नाम से, ये इटली, अल्बानिया और ग्रीस के दक्षिण में स्थित है। ये ग्रीस के जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है अल्बानिया। यहीं पे ओट्रांटो जल संधि है जो आयोनियन को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है। जहां भूमध्य सागर, आयोनियन सागर और ओट्रांटो जल संधि दोनों आपको ध्यान रखनी है। आयोनियन सागर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भूमध्य सागर की सबसे ज्यादा गहराई कहाँ पे है, तो लगभग 4900 मीटर गहराई इसी आयोनियन सागर में है, जो कि अल्बानिया के, ग्रीस के और इटली के दक्षिण में स्थित एक सागर है, भूमध्य सागर का ही एक सागर है। अब बात करते हैं भूमध्य सागर के प्रमुख सागरों की, क्योंकि हमने आयोनियन को, एड्रियाटिक को, टायरेनियन को और एल्बोरन को, इनको देख लिया है। अब बाकी बचे हुए सागर हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एल्बोरन सी, अगर हम पश्चिम से स्टार्ट कर रहे हैं जिब्राल्टर जल संधि से, तो आप पूरा घूम जाइए पश्चिम से पूर्व की तरफ और फिर वापस नीचे पूर्व से पश्चिम आते जाइए। तो इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं सबसे पहले एल्बोरन सी है, उसके बाद बेलियरिक सागर है, अभी इनको मैप में भी देख लेंगे। फिर सार्डिनिया सागर है, तो सार्डिनिया सागर, अब क्योंकि सार्डिनिया द्वीप भी हमने देखा है, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में बोनिफेसियो जल संधि भी देखी है, तो इसलिए सार्डिनिया सागर कहाँ मिलने वाला है, सार्डिनिया द्वीप के पास ही। लिगुरियन सागर है, टायरेनियन सागर है, इसके अलावा एड्रियाटिक है, आयोनियन है, मरमरा सागर है, क्योंकि मरमरा सागर को तो काला सागर
और इसके अलावा भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कर रहा है मरमरा सागर। इसीलिए बास्पोरस भी और डोर्डनलेज भी दोनों जल संधियां भी महत्वपूर्ण है। तो मरमरा सागर है, थ्रेसियन सागर है, एजियन सागर है, इकेरियन, ये मिर्तोन या फिर मार्टोन भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे स्पेलिंग साथ में लिखी गई है ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। जो हिंदी में शब्द हम काम में लेते हैं, ये मार्टोन भी लिखा हुआ मिल जाता है। इसके अलावा क्रेते या क्रेटे सी है, लेवेंटाइन सागर है और लीबिया सागर है। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यहाँ पे आपको दिख रहा है जिब्राल्टर जल संधि के बाद यहाँ पे एल्बोरियन सी है, ये आपको दिखाई दे रहा है बेलरिक सी, जो कि फ्रांस और स्पेन, इनके जब हम बात कर रहे हैं दक्षिण की, तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्पेन के, कह सकते हैं स्पेन के यहाँ पे पूर्व की और फ्रांस के दक्षिण की, तो ये बेलरिक सी। इसके बाद में ये सार्डिनिया द्वीप देखा था, यहाँ पे है सार्डिनिया सागर, यहाँ पे लिगुरियन सागर आपको दिखाई दे रहा है, इटली के तट लगता हुआ लिगुरियन सागर। फिर इटली के पश्चिम में हमें देखने को मिल रहा है टायरेनियन सागर। इसके बाद में यहाँ पे है एड्रियाटिक सी, ये है आयोनियन सागर। इसके बाद ग्रीस और टर्की, इन दोनों के बीच में है एजियन सागर, एजियन, मरमरा, काला सागर। इसी तरह आपको लोकेशन बार बार ध्यान रखनी है, एजियन सागर है, फिर मरमरा सागर है, फिर काला सागर है, फिर आप डोर्डनलेज और बास्पोरस दोनों इसी तरह से ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे है इकेरियन सी, टर्की के पास, ये है सी ऑफ क्रीट और नीचे यहाँ पे क्रीट द्वीप भी है। इसके अलावा यहाँ पे है मार्टोन सी, ये लेवेंटाइन सागर है। और इसके बाद में जो लीबिया के ऊपर, क्योंकि अफ्रीका के महाद्वीप के जो 5 देश जिनका तट लगता है भूमध्य सागर के, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को, इन 5 को अभी हम मैप में भी देखेंगे। इनमें से जो लीबिया वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सबसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण विस्तार देखने में ये दक्षिण हिस्सा है बिल्कुल किसका, भूमध्य सागर का। तो यहाँ पे लीबिया के जस्ट ऊपर क्या है, लीबियन सी है। इसके बाद फिर से हम एल्बोरन सी पे आ जाते हैं। तो आप इसी सीक्वेंस में बार बार सागरों को देखते हैं तो 15 के 15 सागरों में आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होने वाला है और बार बार देखने से आपको लोकेशन ध्यान भी रह जाएगी। अब बात करते हैं वो देश जिनकी सीमा, जिनका तट, जिनकी बाउंड्री लगती है भूमध्य सागर के साथ, और ये देश आपको ध्यान रखने हैं। 5 देश अफ्रीका के हैं। देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोरक्को, मोरक्को तो जिब्राल्टर जलसंधि के नाते भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अल्जीरिया, अल्जीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में ये ट्यूनीशिया जिसकी राजधानी यही तट पे है ट्यूनिस, ये आपको दिखाई दे रहा है ट्यूनीशिया। इसके बाद में लीबिया, इसकी राजधानी भी त्रिपोली, यहाँ तट पे ही है बिल्कुल भूमध्य सागर के। इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है इजिप्ट, क्योंकि नील नदी अपना मुहाना पानी लाकर छोड़ती है भूमध्य सागर में। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसके चलते भी इजिप्ट आपको ध्यान रहता है, क्योंकि मिस्र को तो वरदान है नील नदी। तो ऐसे में नील नदी भूमध्य सागर में अपना पानी लाकर छोड़ती है और इजिप्ट जो है वो भूमध्य सागर के तट लगता है। इसके बाद में यहाँ पे आप देश देख पा रहे हैं, ये है इजराइल। इजराइल के बाद में है लेबनान, लेबनान की भी राजधानी बेरूत बिल्कुल तट पे ही है। इसके बाद सीरिया देश, फिर भी आप 2 से 3 बार जब मैप को देखते हैं तो आपको फिर भी ध्यान रह जाते हैं। 2 आइलैंड हैं इसके अंदर भूमध्य सागर के अंदर, उनको स्पेशली ध्यान देना है, एम्फेसिस दिया जा रहा है इस बात पे। देखिए यहाँ पे है साइप्रस, क्योंकि देशों को हम कंटिन्यूस मैनर में देखते हैं तो ध्यान रह जाते हैं। साइप्रस और इसके अलावा माल्टा, ये 2 देश ऐसे हैं जो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं भूमध्य सागर चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, आइलैंड है लेकिन कंट्री हैं, माल्टा भी और साइप्रस भी, ये दोनों भी ध्यान रखने हैं। सीमा किसके लग रही है, भूमध्य सागर के, भूमध्य सागर के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा हमने देखा लेबनान को, लेबनान के बाद में सीरिया का तट लग रहा है, सीरिया के बाद टर्की का तट लग रहा है। टर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है और टर्की के ही यहाँ पे मरमरा सागर स्थित है और यहीं पे बॉस्फोरस और डोर्डनलेज जल संधियां हैं, ऊपर का हिस्सा भी टर्की का है। टर्की के बाद में ये सीमा लग रही है ग्रीस के। अब आ जाइए बाल्कन वाले क्षेत्र में, ये यहाँ पे सीमा लग रही है अल्बानिया की, अल्बानिया के बाद मोंटीनेग्रो की, इसके बाद बोस्निया हर्जिगोविना की और क्रोएशिया की। क्रोएशिया के बाद यहाँ पे हिस्सा लगता है स्लोवाकिया का, स्लोवाकिया के बाद में ये इटली की सीमा लग रही है पूरी तरह से। देखिए स्पेन, फ्रांस और इटली,
ये तो बड़े देश हैं, बार बार नाम आपके सामने आता है जब आप विश्व इतिहास को भी पढ़ते हैं, तो उस समय भी बार बार फ्रांस का, इटली का, इनका नाम आता है। और जब हम बात करते हैं कि नए जलीय मार्गों की खोज, तो पुर्तगाल और स्पेन, यहाँ के नाविकों ने नए नए जलीय मार्गों को खोजना स्टार्ट किया, जब लैंड रूट, भूभाग से इन यूरोप वालों के लिए व्यापार करना संभव नहीं था उस समय के अंदर। तो इस समय में ये 3 देश तो आपको बार बार ध्यान रहते हैं, तो स्पेन, फ्रांस और इटली। लेकिन यहाँ पे एक देश है बिल्कुल फ्रांस और इटली की यहाँ पे सीमा के पास, मोनाको। एक माल्टा और एक साइप्रस, 3 नहीं भूलने आपको। उसके अलावा जो देश हैं वो बार बार मैप देखते समय आपको याद रह जाएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्पेन की सीमा लगती है, फ्रांस की लगती है, इसके बाद मोनाको, इसके बाद इटली की लगती है, इटली के बाद स्लोवाकिया की, स्लोवाकिया के बाद में क्रोएशिया की, क्रोएशिया के बाद बोस्निया हर्जिगोविना की, फिर मोंटीनेग्रो की, इसके बाद अल्बानिया की, ग्रीस की और टर्की की, टर्की के बाद सीरिया, सीरिया के बाद लेबनान, लेबनान के बाद में इजराइल, इजराइल के बाद आ जाइए इजिप्ट, इजिप्ट के बाद लीबिया, लीबिया के बाद ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के बाद अल्जीरिया और अल्जीरिया के बाद मोरक्को। तो ये 21 देश हैं जिनकी सीमा लगती है। इनको हम एक बार देख भी लेते हैं। देखिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ये 5 देश हो गए हैं अफ्रीका के। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, मोंटीनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, इसके अलावा स्पेन, फ्रांस, मोनाको और इटली। इसी सीक्वेंस में आप ध्यान रखेंगे, स्पेन से स्टार्ट करना है, फिर फ्रांस की, फिर मोनाको, फिर इटली। इटली के बाद माल्टा और साइप्रस, 2 आपको नहीं भूलने हैं। इसके अलावा टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस, इन देशों की सीमा लगती है भूमध्य सागर के, और यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से जो सतही जल है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये भूमध्य सागर श्वसन क्रिया कैसे करता है, श्वास कैसे लेता है, कैसे पानी को अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। श्वसन क्रिया का मतलब है कि मनुष्य की तरह श्वास नहीं, लेकिन ये सागर है, ये पानी को अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है। उसी को इनहेल और एक्सहेल, ब्रीदिंग करना कहा जाता है। तो यहाँ पे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से सतही जल अफ्रीका के उत्तरी तट के साथ साथ पूर्व की तरफ बहता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यह धारा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर वाले ये तट के साथ साथ बह रही है। तो यह धारा जो है ये भूमध्य सागर के संचलन का सबसे स्थिर घटक है। इसलिए इस तरह के फैक्ट जो हैं वो स्टेटमेंट में देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे स्थिर घटक है, ये जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ से पानी सतह के रूप में, देखिए जैसे जो हम लैंड एरिया पढ़ते हैं, जमीन में भी जब अंदर गहराई में जाते हैं तो हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। ठीक उसी तरह से जल के अंदर भी अलग अलग सतह हैं, एक सबसे ऊपरी सतह, फिर हम जब गहराई में जाते हैं तो एक मध्य स्तर, फिर उसके बाद में और गहराई में जाने पे तो इसका मतलब कहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ की लवणता कैसी है, इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर पूछे जाते हैं। और उसके लिए आपको चाहिए होता है कि आप डिटेल नॉलेज रखें, डिटेल में आपने उस टॉपिक को पढ़ रखा हो। तो यहाँ पे गर्मियों में सबसे ज्यादा यह धारा शक्तिशाली हो जाती है, जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ सतह पे जो जल चल रहा है और जो अटलांटिक महासागर का पानी भूमध्य सागर के अंदर आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको इनहेल करना कहते हैं, श्वास लेना। जब भूमध्य सागर में वाष्पीकरण अधिकतम होता है उस समय यह धारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस मैप में समझते हैं, क्योंकि पूरा भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, कहाँ से धारा चलती है और कैसे वापस एक काउंटर करंट आती है। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर। यहाँ से पे है जलडमरू मध्य, इसी चैनल से, इसी स्ट्रेट से पानी अंदर आता है, सतह के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहता है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो भूमध्य सागर है उसका पूर्वी हिस्सा, टर्की के बिल्कुल दक्षिण वाला। तो यहाँ पे इस वाली जगह पे क्या होता है कि पानी यहाँ से आया और इस तरफ चला। अब यहाँ पे जब गर्मियों का समय है, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है उस समय के अंदर, और क्योंकि यहाँ ऊपर से काला सागर से भी तो मरमरा सागर होते हुए एजियन सागर होते हुए पानी आ रहा है, तो ऐसे में भूमध्य सागर का जो पूर्वी हिस्सा है, अब पूर्वी हिस्से का नाम आने के साथ आपको किसका तट लग रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो जैसे ही मरमरा सागर की बात आ रही है, एजियन सागर की बात आ रही है, तो टर्की आपको डेफिनेटली ध्यान आ जाना चाहिए, टर्की का तट लग रहा है भूमध्य सागर के। इसके अलावा सीरिया का, लेबनान का, इजराइल का, ये वाला तट आप देख पा रहे हैं, ये वाला तट। तो यहाँ पे, और ये साइप्रस तो है ही यहाँ पे,
तो यहाँ पे इस पूर्वी हिस्से के अंदर भूमध्य सागर के क्या होता है, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा, और ऐसे में सैलिनिटी लवणता बढ़ जाती है, पानी भारी होता होता नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देता है, और ये पानी नीचे बैठ करके वापस एक काउंटर करंट के रूप में, ऊपर से पानी जो सतह पे पानी आ रहा था वो पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा था, लेकिन वापस जब पानी भारी होकर नीचे काउंटर करंट बहना स्टार्ट करती है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहना स्टार्ट करती है। इस तरह से वो रिवर्स आती है, और रिवर्स आकर के यहीं पे उथला जल बाहर निकलता है। कहाँ पे? जहाँ जिब्राल्टर जल संधि है। तो इस तरह से एक काउंटर करंट है जो कि पूर्व से पश्चिम आ रही है, जो जल धारा सतह पे बह रही है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। जो पश्चिम से पूर्व की तरफ धारा बह रही है वो इसका संचलन का, भूमध्य सागर के संचलन का सबसे स्थिर घटक है, सबसे स्थायी घटक है। इसके बाद बात करते हैं कि बास्पोरस, मरमरा सागर और डोर्डनलेस, इसके माध्यम से जल जो है वो सतही धारा के रूप में काला सागर से भूमध्य सागर में भी प्रवेश करता है। यहाँ से बॉस्पोरस से मरमरा सागर में आया, मरमरा सागर से डोर्डनलेस के माध्यम से एजियन में आ गया। एजियन में आ गया इसका मतलब भूमध्य सागर में आ गया है पानी, तो काला सागर का पानी भी भूमध्य सागर में प्रवेश करता है। गर्मियों के समय में तीव्र वाष्पीकरण के कारण भूमध्य सागर का सतही पानी अधिक खारा हो जाता है और इसका घनत्व, डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये पानी नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है इस पूर्वी हिस्से के अंदर। भूमध्य सागर में अटलांटिक के सतह से पानी को अंदर लेना और नीचे की ओर एक विपरीत धारा के रूप में पानी को बाहर निकालना, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कि भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी ब्रीदिंग करता है, श्वसन क्रिया करता है, इनहेल करता है, एक्सहेल करता है, पानी को अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। इस पूरे भूमध्य सागर में, इस इतने बड़े एरिया में कहाँ पे तापमान ज़्यादा है, कहाँ पे कम है? तो भूमध्य सागर का उच्चतम तापमान जो है वो लीबिया के तट पे, यहाँ पे आप एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जब हम बात करें भूमध्य सागर की, एक तरफ यूरोप लग रहा है उत्तर में, भूमध्य सागर के दक्षिण में लग रहा है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा जो भूमध्य सागर के लग रहा है, हम कहते हैं उत्तर अफ्रीका के उत्तरी भाग में क्या है, सहारा मरुस्थल। और ये सहारा मरुस्थल डेजर्ट होने के नाते यहाँ पे बारिश भी कम और साथ ही साथ टेम्परेचर भी ज्यादा। तो दोनों ही चीजें, कम बारिश भूमध्य सागर में कहाँ देखने को मिलती है अभी हम जानेंगे। कहाँ पे तापमान ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे भूमध्य सागर के दक्षिण में, यानी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर वाले हिस्से में। भूमध्य सागर का उच्चतम तापमान लीबिया के तट से दूर सिद्रा की खाड़ी में, जहाँ पे अगस्त के महीने में लगभग 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है। इसके बाद कहाँ रहता है ज्यादा, तो स्केंड्रन की खाड़ी, टर्की के पास वाला जो हिस्सा है, टर्की या तुर्की जो भी आप कहना चाहें, इसके पास वाला जो हिस्सा है वहां पे भी लगभग 30 डिग्री औसत तापमान चला जाता है। अब बात करें सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप यूरोप में आ जाएंगे, अफ्रीका महाद्वीप को छोड़ देंगे, यानी इसके उत्तरी भाग की। तो सबसे कम सतही तापमान एड्रियाटिक सागर जो हमने देखा था स्थिति में, उसके सुदूर उत्तर में पाया जाता है, जहां पे फरवरी के महीने में लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक निम्नतम तापमान चला जाता है, यानी जमने के बिल्कुल करीब। भूमध्य सागर की लवणता लगभग पूरे बेसिन में, पूरे भूमध्य सागर में लवणता जो है, सैलिनिटी जो है वो हाई है, उच्च है। सतही जल में औसतन लगभग 38 भाग प्रति हजार लवणता पाई जाती है। गर्मियों के दौरान लवणता, अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, गर्मियों के समय में जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा हो रही है, ऐसे में लवणता बढ़ती है या कम होती है? ऑब्वियस सी बात है, लवणता, सैलिनिटी बढ़ जाती है। जब भी वाष्पीकरण बढ़ता है लवणता बढ़ती है। तो गर्मियों के दौरान पूर्वी भूमध्य सागर में लवणता 40 भाग प्रति हजार के आसपास पहुंच जाती है। गहरे पानी में लवणता भी लगभग 38.4 भाग प्रति हजार के आसपास है। अब बात करें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का स्तर अलग अलग पानी, अलग अलग जल द्रव्यमानों की उत्पत्ति के साथ बदलता रहता है। अगर हम बात करें 200 मीटर तक की सतही परत से पूरे भूमध्य सागर में, यानी ये बिल्कुल सतह है भूमध्य सागर के पानी की, इस जल के लगभग 210 मीटर की गहराई तक अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरे भूमध्य सागर में ऑक्सीजन का हाई लेवल, उच्च स्तर हमें दिखाई देता है। लेकिन फिर भी पूछा जाए स्टेटमेंट देकर के कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, तो ये जो अभी हमने देखा कि पूर्वी जो हिस्सा है भूमध्य सागर का, वहां पे जहां पानी अंदर की तरफ जो है वो पानी नीचे की तरफ बैठ रहा है और फिर एक प्रति धारा चल रही है, काउंटर करंट बह रही है, वहां पे ऑक्सीजन का मध्य वाली लेयर के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। तो भूमध्य सागर के पूर्वी बेसिन में जो मिडिल लेयर, मध्यवर्ती परत है,
उसके अंदर ऑक्सीजन का स्तर सबसे ज़्यादा ऊंचा है, जहाँ पे पानी नीचे की तरफ बैठ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य सागर के पश्चिम की तरफ आते हैं, वैसे वैसे इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है, जो अल्जीरिया बेसिन के आसपास सबसे कम है। मध्यवर्ती और गहरे पानी, भाई पानी के अंदर भी लेयर्स होती हैं, ये सबसे ऊपरी सतही परत हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हमने गहराई की बात की, ये मध्य स्तर है। इसके बाद ये और ज़्यादा गहराई, तो मध्य और गहराई वाली के बीच में ये जो संक्रमण काल वाला संक्रमण परत जो होती है, ट्रांजिशनल लेयर जो है, इसमें घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर जो है वो सबसे कम पाया जाता है। तो अगर स्टेटमेंट में दिया जाए, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कि भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में मध्य वाले स्तर पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसके अलावा जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती चली जाती है। और एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि मध्यवर्ती और गहरे पानी के बीच में जो एक संक्रमण वाली परत है वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे कम होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। गर्म शुष्क दक्षिण पूर्वी हवाएं, ये इंपॉर्टेंट है। सिरोको कहाँ चलती है, इसके अलावा गिबलिन कहाँ चलती है, गिबली या गिबले भी कह दिया जाता है, खमसिन, ये क्या है, हवाओं के नाम हैं ये। तो गर्म शुष्क दक्षिण पूर्वी हवाएं, जिनको सिरोको, स्थानीय रूप से सिरोको, गिबली, खमसिन के रूप में जाना जाता है, अक्सर ये सहारा और अरब प्रायद्वीप से। अब आप सोचिए, सहारा रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, जिनको हम डिस्कस करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को पढ़ते समय, तो सहारा रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, रेगिस्तान से चलने वाली हवाएं अपनी प्रकृति में कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, ड्राई होती हैं, नमी तो होती ही नहीं उनमें। जैसे ही इनको पानी मिलता है, इन हवाओं को, ये नमी को सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यहाँ पे ये हवाएं जो हैं वो वाष्पीकरण शीतलन के द्वारा सतह के पानी में गर्मी और नमी को काफी हद तक फिर कम कर देती हैं। जो सिरोको हवा, गिबली, खमसिन, ये हवाएं प्रकृति में कैसी हैं, गर्म हैं, शुष्क हैं बिल्कुल, और कहाँ से आ रही हैं, दक्षिण पूर्व से। भूमध्य सागरीय जलवायु तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, और इसकी विशेषता है भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कि हम महाद्वीपों को पढ़ते समय पढ़ते हैं कि कैसे हर एक महाद्वीप के अंदर जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है वहां पे हमें भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। तो ऐसी जलवायु की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि हवादार, हल्की और वेट विंटर्स होती हैं। सर्दियों के समय में औसत से ज्यादा बारिश होती है, तो सर्दियां कैसी होती हैं, नम होती हैं, आर्द्र होती हैं, और गर्मियां अपेक्षाकृत शांत, गर्म और शुष्क ड्राई ग्रीष्मकाल, यानी गर्मियों में वर्षा कम होती है तो शुष्क ग्रीष्मकाल होता है। वसंत इस वाली जलवायु का एक संक्रमणकालीन मौसम होता है, और शरद ऋतु की बात करें तो वो अपेक्षाकृत छोटी होती है। भूमध्य सागरीय इलाकों में इस पूरे एरिया के अंदर बारिश कैसी होती है, कहाँ बारिश ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ तापमान ज्यादा है, जहाँ हमने मरुस्थल की बात की, ऑब्वियस सी बात है अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा या भूमध्य सागर का जो दक्षिणी तट है वहां पे बारिश कम होती है। तो भूमध्य सागरीय इलाकों में वर्षा की मात्रा और वितरण काफी ज्यादा परिवर्तनशील भी है और अप्रत्याशित भी है, पहले से उतना अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ट्यूनीशिया में, ट्यूनीशिया कहाँ पे है, अफ्रीका का देश है, दो देश इधर, दो देश इधर, ध्यान रखने हैं, इजिप्ट, लीबिया, इस तरफ बात करें मोरक्को और अल्जीरिया, और फिर बीच में है ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया वाला जो तट है, तो ट्यूनीशिया में काबिस या गेबेस से लेकर के मिस्र तक उत्तरी अफ्रीका तट पर बारिश काफी कम होती है, लगभग 10 इंच, और हम क्या कहते हैं 25 सेंटीमीटर बारिश जहां नहीं होती, या 25 सेंटीमीटर से भी जहां कम वर्षा होती है, वो क्षेत्र कहलाता है मरुस्थल। वर्षा के आधार पे देखें तो वो मरुस्थल होता है। यहाँ पे प्रति वर्ष 10 इंच से अधिक वर्षा दुर्लभ है, यानी बहुत ही कम बार होती है। तो ये जो अफ्रीका का तट है, ट्यूनीशिया से लेकर इजिप्ट तक का, यहाँ पे बारिश सबसे कम होती है, जबकि क्रोएशिया वाला जो तट है, क्रोएशिया के डाल्मेशियन तट पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग 100 इंच के आसपास। ज्यादातर वर्षा कहाँ होती है, पहाड़ी तटीय क्षेत्रों में ज्यादातर वर्षा पाई जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया है भूमध्य सागर को, हमने देशों को जाना, किसके तट लग रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, कहाँ पे घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लवणता कितनी है, कौन कौन से सागर इसमें है, कौन कौन सी जल संधियां इसमें हैं, कुछ फैक्ट्स को जाना। आई होप भूमध्य सागर पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।